आप सुन रहे हैं रहस्यमयी कहानी शैतानी रस्में। सौदामिनी हवेली में प्रवेश कर चुकी थी, लेकिन उसकी असली मंशाओं से पूरा गहलोत परिवार अनजान था। रहस्यों से भरे भैरवगढ़ में वो खुद एक रहस्य बनकर आई थी और उसका निशाना अब निकी होने वाली थी। आधी रात बीत चुकी थी, लेकिन सौदामिनी अभी तक अपने कमरे में टहल रही थी। नींद उसकी आंखों से बहुत दूर थी। अगर कुछ थी तो वो थी अपनी मंजिल तक पहुंचने की चिंता, और उसकी मंजिल थी भैरवगढ़ के मालिक। वो मालिक तक जल्द से जल्द कैसे पहुंचे, बस इसी बारे में सोच रही थी। लेकिन उसकी सबसे पहली चिंता थी निकी। वो कहीं ना कहीं जानती थी कि निकी को अपने रास्ते से हटाए बिना वो आगे कदम नहीं रख सकती थी। उसने मन ही मन सोचते हुए कहा, क्या करूं मैं इस निकी की? कैसे हटाऊं इसे अपने रास्ते से? उसका कमरा तीसरी मंजिल पर था और वहां से एक तरफ पूरा गांव और दूसरी तरफ घना जंगल और पहाड़ साफ साफ दिखाई दे रहे थे। वो मन में ही ख्वाब बुनती हुई खुद से बोली, काश कि मैं इस हवेली पर राज करूं। पूरा गांव मेरी मुट्ठी में होगा। सभी मुझे रानी कहकर पुकारेंगे। मालिक भी मेरे ही होंगे। उसने ऐसा अभी मन में सोचा ही था कि दूर एक पहाड़ी पर उसे कुछ चमकता हुआ सा दिखाई दिया और फिर अचानक गायब हो गया। ऐसा लगा जैसे कोई आग जली और फिर अचानक बुझ गई। सौदामिनी चौंकती हुई खुद से बोली, अब ये क्या था? सुनसान पहाड़ पर आग, आखिर उस पहाड़ पर है क्या? वो अभी उस तरफ गौर से देख ही रही थी कि उसी समय अचानक उसके कानों में बाहर गलियारे में किसी पक्षी के फड़फड़ाने की आवाज सुनाई पड़ी। उसने तुरंत ही अपना कमरा खोला और बाहर निकली। उसने अपने सामने दोनों तरफ के गलियारे को देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसे लगा जैसे उसे वहम हुआ है। वो खुद पर ही हंसती हुई बोली, मैं भी ना क्या क्या सोचने लगी। हवेली के बारे में सोचते सोचते मैं भी क्या डरावनी कल्पना करने लगी हूँ। होगा कोई पंछी वंछी। सोचते हुए उसने वापस अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ाना चाहा, लेकिन तभी उसकी नजर दीवार पर जगह जगह टंगी सोने के म्यान और ढाल पर पड़ी। वो हैरानी से उन्हें देखती हुई बोली, वाह, कितने खूबसूरत है ये। सोने के सामान यहाँ तो ऐसे रखे हुए हैं जैसे इसका कौड़ी के भाव मोल हो। सच में मालिक साथ हो तो फिर क्या कुछ नहीं हो सकता। सब तो मालिक का ही है। अब उसकी इच्छा हवेली को देखने की होने लगी। वो गलियारी में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और हवेली की खूबसूरती को निहारने लगी। वहाँ टंगे हुए एंटीक पीस और सोने के अलग अलग प्रकार के सामान उसे बहुत आकर्षित कर रहे थे। बारहसिंघा के सींग, पीयूष की पिछली पीढ़ियों की तस्वीर, पुरानी घड़ी, सब चीजों को निहारती हुई वो गलियारों में घूमती हुई सीढ़ियों से नीचे उतरी और पहली मंजिल पर आई। उसने वहाँ भी घूम घूम कर देखा और फिर नीचे उतर गई। वो एक एक चीज को गौर से देखते हुए दरबार में पहुंच गई, जहाँ सिंहासन था। वो सिंहासन पूरा का पूरा शुद्ध सोने से बना हुआ था। उसकी स्वर्णिम आभा देख सौदामिनी की आंखें चौंधियाने लगी थी। उसके मुंह से अनायास ही निकला, सोने का सिंहासन। आज तक इसके बारे में सिर्फ सुना ही था, आज देख भी लिया। मालिक ने सच में बहुत धन बरसाया है हवेली पर। अगर वो ना होते तो ना ये हवेली होती और ना यहाँ रहने वालों की शान और शौकत। सौदामिनी उस सोने के सिंहासन की तरफ आकर्षित हुई जा रही थी। वो धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाते हुए सिंहासन पर जाकर बैठ गई। वो विश्वास नहीं कर पा रही थी कि वो उस सिंहासन पर बैठ चुकी है। वो प्यार से उस पर हाथ फिराने लगी और उसने अपनी आंखें बंद कर ली।
वो सोने की चमक को महसूस करने की कोशिश कर रही थी। उसे ऐसा लगने लगा था जैसे वो सोने के बीचों बीच बैठी हो और चारों तरफ सिर्फ सोना ही सोना है। वो कल्पना के सागर में डूब चुकी थी और खुद को महारानी समझने लगी थी। अचानक उसके कानों में किसी के खांसने की आवाज सुनाई पड़ी और उसने तुरंत ही अपनी आंखें खोल दी। पल भर में ही वो अपनी कल्पना से बाहर आ चुकी थी। तभी वहां एक कड़क आवाज गूंजी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सौदामिनी अचानक से घबरा गई और जब सामने देखा तो निकी खड़ी थी, जो उसकी ओर ही घूरे जा रही थी। सौदामिनी तुरंत ही सिंहासन से खड़ी हो गई और घबराई हुई बोली, मैं मैं तो बस ऐसे ही हवेली देखने आई थी। निकी ने हैरानी भरे स्वर में पूछा, आधी रात को? सौदामिनी ने जवाब दिया, हाँ, नींद नहीं आ रही थी तो सोचा कि हवेली ही देख लूं। निकी ने गौर से उसकी आंखों में देखते हुए थोड़ी कड़क आवाज में कहा, और सिंहासन पर क्यों बैठी थी? तुम्हें पता है ना, वहाँ सिर्फ राजा साहब बैठते हैं। सौदामिनी बोली, हाँ, मुझे माफ कर दें, मैं तो बस महसूस करना चाहती थी। निकी ने उससे कहा, अपने कमरे में जाओ। जी। कहते हुए वो तुरंत ही अपने कमरे की तरफ बढ़ी और खुद से बोली, तुम्हारा नंबर जल्द आएगा निकी, जब मैं तुम पर हुक्म चलाऊंगी। सिर्फ देखती जाओ अब मैं क्या क्या करती हूँ। निकी भी वहां से जाने के लिए पलटी, लेकिन उस सोने के सिंहासन ने जैसे निकी का मन भी मोह लिया था। उसने कई बार उस सिंहासन को देखा था, लेकिन कभी उसके नजदीक आने की हिम्मत नहीं कर पाई थी। वो वापस सिंहासन की तरफ पलट गई और गौर से सिंहासन को देखने लगी। उसमें लगा सोना जैसे उसे अपने नजदीक आने की दावत दे रहा था। वो खुद से बोली, माँ जी तो खजाने की बात कर रही थी, लेकिन असली खजाना तो यहाँ छिपा हुआ है। वो भी अनायास ही सिंहासन की तरफ खींची चली गई। वो सिंहासन पर बैठ गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वो खुद से आश्चर्य करती हुई बोली, काश कि ये सिंहासन मेरा होता तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इतने सारे सोने से तो मैं पूरी जिंदगी आराम से गुजार सकती हूँ। उसका इतना सोचना ही था कि तभी उसे लगा जैसे उसका शरीर जड़ हो गया है। वो उस सिंहासन से चिपक गई है। वो एक बार फिर बेबस हो चुकी थी। उसकी आंखों पे नशा छाने लगा था और वो पहुंच गई एक बर्फीले क्षेत्र के बीचों बीच बने एक भव्य राज दरबार में, जहाँ निकी उसी सिंहासन पर बैठी थी। चारों ओर सिर्फ और सिर्फ रोशनी थी। उसके सामने एक नकाबपोश लड़की को बंदी बनाकर लाया गया और सैनिक बोले, इसे दक्षिण दिशा से पकड़ा गया है। आप आज्ञा दें तो अभी इसका सर कलम कर दें। इससे पहले कि निकी कोई फैसला सुना पाती, उस नकाबपोश ने अपने सारे बंधन तोड़ दिए और तलवार लेकर निकी की ओर बढ़ा और एक झटके में उसने वो तलवार उसके पेट में घोंप दी। उसके हाथ में वही निशान था जो कुछ दिनों पहले निकी के हाथ से बूढ़ी माई ने बनाया था। एक चीख के साथ ही वो कल्पना के समंदर से बाहर निकल आई। देखा तो सामने खाली सिंहासन पड़ा था, लेकिन उसका शरीर पसीने से तरबतर हो चुका था। मगर उसके कानों में अभी एक आवाज गूंज रही थी, मालिक के रहते तुम्हारा जीतना असंभव है निकी। निकी ने अपने दोनों कान बंद कर लिए और सिंहासन से दूर हो गई। उसने धीरे धीरे खुद को शांत किया। उसे समझ नहीं आया कि उसने ऐसा ही सपना क्यों देखा। आखिर इस सपने का मतलब क्या था? वो तुरंत ही वहां से अपने कमरे में लौट आई। वो उस सपने का मतलब समझना चाहती थी। मतलब समझते हुए उसे कब नींद लग गई पता ही नहीं चला। जल्द ही सुबह भी हो गई। उसे अब अगली रस्म के लिए पहले एक बार फिर राख से स्नान करना था। वो स्नान करने के लिए बाथरूम की तरफ बढ़ी। वही रचना खीर लेकर मालिक के कमरे की तरफ बढ़ रही थी। उसने जैसे ही हवेली से बाहर कदम रखा, उसका पूरा शरीर थर थर कांपने लगा था। वो धीरे धीरे पुरानी हवेली की तरफ बढ़ रही थी।
और उसकी आंखों के सामने वही पुराना दृश्य उभर आया था। उसकी हिम्मत आगे बढ़ने की नहीं हो रही थी, लेकिन वो रानी माँ के आदेश को टाल भी नहीं सकती थी। रचना के पीछे एक बड़ी कढ़ाई में बहुत सारी खीर लेकर दो नौकर चल रहे थे और उनके भी चेहरे पे डर के भाव साफ दिख रहे थे। कुछ ही देर में रचना पुरानी हवेली के उस कमरे के सामने खड़ी थी जिसमें मालिक रहते थे। उसने कांपते हाथों से उस कमरे का पहला दरवाजा खोला और पीछे खड़े नौकरों से कहा, तुम लोग यहाँ कढ़ाई रख दो और जाओ। नौकर कढ़ाई रख के वहाँ से तुरंत निकल गए। अब रचना को कमरे के अंदर वाला दरवाजा खोलना था। डर के मारे वो पूरी तरह पसीने से भीग चुकी थी। अब वो फिर से मालिक का वैसा रूप नहीं देखना चाहती थी, लेकिन करती भी क्या। रचना ने धीरे से अंदर वाला दरवाजा खोला। गर गर की आवाज सुनकर उसके पूरे रोंगटे खड़े हो गए। ऊपर से नीचे तक वो पूरी तरह सहम चुकी थी। उसने जल्दी से एक खीर से भरा कटोरा अंदर रखा और तुरंत ही अंदर वाला गेट बंद कर दिया। वो बेतहाशा हाँफती जा रही थी। उसकी धड़कन तेज हो चुकी थी। अचानक उसकी नजर अपने दूसरे हाथ पर गई, जिसमें एक और कटोरा था और उसमें निक्की की हथेली से निकला हुआ खून था। अरे, ये तो मालिक को देना भूल ही गई। मुझे तुरंत ही ये मालिक को देना होगा, कहीं देर ना हो जाए। सोचते हुए इसने जल्दी से अंदर वाला दरवाजा फिर से खोला और कटोरे से खून उस खीर वाले कटोरे में डालने लगी कि तभी उसने देखा एक घिनौने बड़े बड़े नाखून वाले हाथ कटोरे की तरफ बढ़ रहे थे। ये देख रचना की तो होश ही उड़ गई। डर के मारे उसकी खिड़की बंद गई। उसने अभी आधा रखी खीर में डाला था और अचानक उसके हाथ से वो कटोरा छूटकर उस घिनौने हाथ पर जा गिरा। अगले ही पल शैतान का वो खौफनाक हाथ तेजी से रचना की तरफ उसे जकड़ने के लिए बढ़ा। रचना की तो बोलती ही बंद हो चुकी थी। वो चिल्ला भी नहीं पा रही थी। उसने किसी तरह हिम्मत करके वहां से भागना चाहा, लेकिन वो दरवाजे के पास ही गिर पड़ा। शैतान के एक हाथ ने उसकी कमर को जकड़ लिया और दूसरा हाथ रचना की गर्दन की तरफ बढ़ा। हाथ के नुकीले नाखून को देख रचना चिल्ला पड़ी, बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ। क्या होगा रचना के साथ? क्या रचना मालिक की भूख का शिकार बन जाएगी? क्या करने वाली है अब